तो अभी तक आप लोगों ने सारा सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सब मैट्रिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ी सी और मैट्रिसेस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले फिर उसके बाद हमारे पास आती है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होती हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई एंड ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए। मतलब कि अगर हम ए और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आई होना चाहिए। तो वो वाली जो मल्टीप्लिकेशन है हम किसी भी तरीके से करें, चाहे ए ट्रांसपोज ए ले चाहे ए ट्रांसपोज ले, उसकी वैल्यू हमारे पास आई ही आनी चाहिए। तो उसको बोलेंगे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? ए इज इक्वल टू 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2 1/√2। ठीक है, तो अब मैं इसको शॉर्टली आपको बता देती हूँ कि अगर हम ए ट्रांसपोज लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2 एंड 1/√2। ठीक है, और अगर हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/√2 इंटू 1/√2 1/2। ठीक है, 1/2 और माइनस 1/√2 इंटू माइनस 1/√2 अगेन 1/2। सो 1/2 प्लस 1/2 इज 1। अगेन 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 एंड दिस इज माइनस 1/2। 1/2 माइनस 1/2 इज 0। 1/√2 इंटू 1/√2 इज 1/2 and 1/√2 into minus 1/√2 is minus 1/2. So 1/2 minus 1/2 is 0. Again 1/√2 into 1/√2 1/2 plus 1/2 is 1. And similarly अगर हमने A ट्रांसपोज A निकालनी है तो हम क्या करेंगे? इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई 1/√2 into 1/√2 plus 1/√2 into 1/√2 1, then minus 1/2 plus 1/2 0, minus 1/2 plus 1/2 is 0 and 1/2 plus 1/2 is 1. सो दोनों ही केस में हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है वो क्या आई है? आई। तो मतलब ये क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें हमारे पास अगर हम उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास सेम ही मैट्रिक्स जनरेट हो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो उस केस में हमारी क्या होगी? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 2 -2 -4 -3 -1 3 4 1 -2 -3। अब मैं इसको आपको ए स्क्वायर निकाल के दिखाऊंगी। हम ए को ही दोबारा से लिख लेंगे। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए को ही 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? सबसे पहले फर्स्ट एंट्री देखो, 2 × 2 4 -2 इंटू -1 प्लस 2 -4। ठीक है, और इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगी? 2। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? -4 -6 प्लस 8 -10 प्लस 8 -2। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? -8 प्लस 12 इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, आगे क्या है? -2 -3 प्लस 4 मीन्स -1 2 प्लस 9 11 -8 3। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। 4 + 12 16 -12 4 2 + 2 4 -3 1। ठीक है, तो -2 -6 -8 प्लस 6 -2 -4 -8 -12 प्लस 9 -3।
तो हमारे पास ये सेमी मैट्रिक्स जनरेट होगी। तो मतलब ए जो है वो क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब उसके बाद नेक्स्ट है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, जो कि अपना ही स्क्वायर करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। मतलब a इंटू ए जो होगी वो क्या होगी, आई। तो इसकी हमारे पास एग्जाम्पल क्या है कि -5 -8 0 3 5 0 1 -2, यहाँ पे -1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अब हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -5 -8 0 3 5 0 1 -2 -1 -5 -8 0 3 5 0 1 -2 -1। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 25 -24 40 -40 0 0 0। ठीक है, -15 + 15 आगे -24 + 25 0 0 0 -5 + 6 -1 -8 + 10 -2 0 0 एंड 1। तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड दैट इज आई। सो ये हो गई हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नील मतलब होता है जीरो। हमें वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स के नाम से ही हमें पता चलता है कि वो वाली मैट्रिक्स जिसको अगर हम एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0। यहाँ पे फाइनाइट नंबर टाइम्स मतलब m टाइम्स मल्टीप्लाई की है तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स है AB B² -A² -AB। अगर हम इसमें A² निकालें तो क्या आएगा, A² B² -A² B²। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, AB³ -AB³। ये क्या आ जाएगा, -A³ B + A³ B। फिर आगे -A² B² + A² B²। ठीक है, तो अब हमने अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ जाएगी, 0। फिर ये भी 0, ये भी 0 एंड ये भी 0। तो हमारे पास यहाँ पे आ गई A² = 0। तो मतलब इसमें m की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमारे पास जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या है, m मतलब ऑर्डर का क्या होता है कि अगर मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसमें 2 है तो मतलब A² = 0 होना चाहिए। एंड अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और 2 से जितने भी छोटी मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो नॉन जीरो होनी चाहिए। जैसे अगर हमने Pm-1 किया तो वो नॉन जीरो होना चाहिए एंड Pm ही 0 होना चाहिए। तो अगर मैट्रिक्स सबसे पहले यहाँ पे 0 बनेगी वो हम कहते हैं कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स का वो क्या है, ऑर्डर। आगे है कंजुगेट ऑफ द मैट्रिसेस। अब हमने कंजुगेट वर्ड से हमें पता चलता है कि ये किससे रिलेटेड होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम एक नंबर का कंजुगेट कैसे निकालते हैं कि उसकी जो इमेजिनरी टर्म है उसको नेगेटिव से चेंज कर दिया तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, A - iota B। एंड सिमिलरली
अगर हम किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट निकाल रहे हैं तो उसकी हर एक एंट्री का हमें कंजुगेट निकालना पड़ेगा। हर एक मैट्रिक्स का कंजुगेट निकाल लो तो हमारे पास क्या हो जाएगी, कंजुगेट मैट्रिक्स हो जाएगी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए करें तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसकी सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो रियल है, तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स का कंजुगेट होगा वो भी सेम ही आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास मैट्रिक्स होती 2 + आयोटा 3 4 एंड आयोटा, अगर ये मैट्रिक्स होती तो ए मैट्रिक्स का कंजुगेट क्या होता, 2 + आयोटा का कंजुगेट मतलब 2 - आयोटा, 3 का कंजुगेट 3, 4 का 4 एंड आयोटा का -ओटा। तो ये हमारे पास हो जाती कंजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, आगे है ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ी है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि रोज को कॉलम्स बना दो और कॉलम्स को क्या बना दो, रोज। ठीक है, तो ये हो गई ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स क्या हो गई कि दोनों ऑपरेशंस लगा दो, कि उसका ट्रांसपोज भी ले लो और कंजुगेट की भी ले लो, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी नोटेशन अलग हो जाती है, थीटा से डिनोट करते हैं। तो ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द, पहले हम इसको इनको रिवाइज कर देते। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज एंड कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय ए थीटा एंड ए थीटा इज इक्वल्स टू ए का कंजुगेट ट्रांसपोज, या फिर ये किसके बराबर हो सकता है, ए का ट्रांसपोज एंड कंजुगेट, दोनों ही सेम थिंग्स हैं। जैसे मान लो ए इज इक्वल्स टू आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा एंड 3। ठीक है, देन ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा आयोटा -2 आयोटा एंड 3। अब आगे इसका कंजुगेट निकालना है, तो ए ट्रांसपोज का कंजुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा आयोटा -2 आयोटा 3। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ऑफ थीटा, कि कंजुगेट भी है और ट्रांसपोज भी है, दोनों ऑपरेशंस हमने एक मैट्रिक्स पे साथ साथ किए हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है कि ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। जैसे हमने ट्रांसपोज के केस में देखा था कि ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए है, वैसे ही ए का अगर ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे और फिर से ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सेम। क्योंकि अगर हमने एक का कंजुगेट किया, एक एंट्री का कंजुगेट किया, तो उसका अगर दोबारा से कंजुगेट कर देते हैं तो हमारे पास वही एंट्री दोबारा से आती है ना। वैसे ही अगर हमने एक एंट्री का कंजुगेट किया और दोबारा से उसका कंजुगेट किया तो वही एंट्री आएगी, और फिर ट्रांसपोज किया और दोबारा से ट्रांसपोज किया तो भी वही एंट्री आ जाएगी, और अगर दोनों ऑपरेशन ही हम दो बार कर रहे हैं तो वही एंट्री दोबारा से आ जाएगी। जैसे हमने ट्रांसपोज के केस में किया था a + b ट्रांसपोज, ट्रांसपोज इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो वैसे ही है। अब देखो, ये हमने किया था स्केलर के केस में कि अगर हम किसी स्केलर मल्टीपल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसकी वैल्यू में हम स्केलर को बाहर निकाल लेते हैं, एज इट इज बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में ये जो स्केलर होता है वो रियल नंबर होता है और उसका हम कंजुगेट नहीं निकाल रहे होते। ठीक है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना हो, लेकिन ट्रांसपोज के केस में हम कंजुगेट नहीं निकाल रहे होते। लेकिन यहाँ पे हम जो है पूरे का एक बार कंजुगेट भी निकाल रहे हैं, तो कंजुगेट निकालने के साथ तो के का भी कंजुगेट होगा। मान लो हम के थीटा को क्या लिखेंगे, के ए का ट्रांसपोज थीटा। अब इसकी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाओ कि इसको क्या लिख सकते हैं, के का बार इंटू ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाओ कि जो स्केलर मल्टीप्लाई किया है वो एज इट इज बाहर निकल आएगा, तो के बार इंटू ए बार का ट्रांसपोज, एंड ये क्या हो गया बेसिकली के
बार इंटू ए थीटा। तो मतलब कि जो k है वो ऐसे ही बाहर नहीं निकलेगा, उसका कंजुगेट होगा तो वो बाहर निकलेगा। ठीक है, और इसके केस में भी वैसे ही मल्टीप्लीकेशन के केस में ए बी रेज टू पावर थीटा इज इक्वल टू बी रेज टू पावर थीटा ए रेज टू पावर थीटा होता है, जैसे ट्रांसपोज के केस में होता है। अब नेक्स्ट है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। अब ये वाली मैट्रिसेस का नाम आपको जाना पहचाना सा लगेगा, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, एंड स्क्यू सिमेट्रिक के में क्या होता है, A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, बट अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज कंजुगेट, तो बस T की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा थीटा। तो इन दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल ही सेम हो जाएगी, बस हमारे पास T की जगह क्या आ जाएगा, थीटा थीटा। तो मतलब हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जैसे कि A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज कंजुगेट, देन A इज कॉल्ड द हर्मिशियन मैट्रिक्स। एंड स्क्यू हर्मिशियन के केस में क्या हो जाएगी, A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज कंजुगेट। ठीक है, तो अब उसके बाद आगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस इन द मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस के केस में उसके एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, तो वो हम जानते हैं कि रो ऑपरेशंस क्या होते हैं। अगर हमने एक मैट्रिक्स है A B C D E F G H I, ठीक है, उसके बीच में हम उस पे ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ऑपरेशंस लगाने हैं उसको कैसे लिखेंगे, जैसे हमने मान लो कि एक ऑपरेशन लगाना है कि इस पूरी रो को इस पूरी रो से माइनस कर दिया जाए, तो हम क्या लिखेंगे कि R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी वो क्या बनेगी, D माइनस ए, E माइनस बी, F माइनस सी, G माइनस G H I, क्योंकि हमने थर्ड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। तो ये होते हैं रो ऑपरेशंस। ठीक है, कि हमने R2 पे ऑपरेशन लगाया तो सिर्फ R2 मैट्रिक्स ही चेंज होगी, और R2 मैट्रिक्स R2 को R1 से माइनस कर दिया तो R1 की जो सारी एंट्रीज हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंगली माइनस हो जाएंगी। एंड सिमिलरली हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का लगा सकते हैं कि R3 पे ऑपरेशन लगाया कि R3 की जो सारी रो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाए, A से मल्टीप्लाई हो जाए। तो हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, A मतलब कि सारी थर्ड रो को A से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीपल ऑपरेशन। ठीक है, तो हम इस दोनों ऑपरेशंस को कंबाइन भी कर सकते हैं कि हमने R1 पे ऑपरेशन लगा दिया कि R1 को ट्वाइस ऑफ R2 से ऐड कर दो, तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ R2 से ऐड कर देंगे, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, A प्लस 2D, B प्लस 2E, C प्लस 2F, D E F G H I। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रो ऑपरेशंस। एंड सिमिलरली कॉलम ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस में भी सेम ही होता है, बस कॉलम ऑपरेशंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, CI टू CI माइनस अल्फा CJ, मतलब कि आयत कॉलम पे ऑपरेशन लगाया jth कॉलम का, ठीक है, कि उसको अल्फा टाइम्स j को माइनस कर दो या प्लस कर दो, वो अपनी मर्जी है। ये हम अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए ये ऑपरेशंस अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आपको अगर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो आप इनको ऑपरेशंस लगा के सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप यूज़ कर सकते हो, तो इसका आगे चल के बहुत ही यूज़ आएगा। तो ये ऑपरेशंस आपको ध्यान से समझने हैं।
ठीक है। और आगे है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस जो होता है वो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए बहुत काम आता है। और ये एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होती है वो ए इनवर्स निकालने के लिए काम आती है। ये हम आगे आगे चल के देखते हैं कि ये टर्म होती क्या है बेसिकली। तो ये टर्म को निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहला छोटा जो फैक्टर आता है वो होते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स का यूज करके हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं। तो माइनर्स का भी सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो माइनर्स होते हैं, फिर कोफैक्टर्स आते हैं एंड फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, माइनर्स को निकालते हैं। माइनर्स क्या होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का अलग अलग माइनर्स होते हैं। अगर हमने एक एंट्री है ए आई जे का माइनर निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे विच इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो माइनर होता है वो क्या होता है कि उससे छोटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। और वो सब मैट्रिक्स कैसे मिलती है हमें, उस मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स होती है उसकी ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दो तो हमारे पास माइनर आ जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अभी हम छोटी मैट्रिक्स के काम करते हैं। ठीक है, छोटी मैट्रिक्स में अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि माइनर ऑफ 1 निकालो, ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले 1 की एंट्री देखो कि उसका एंट्री का नंबर क्या है। ये क्या है 1 1, तो A11 है। ठीक है, और इसका माइनर कैसे निकालेंगे, हम इस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स देखेंगे। और सब मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे कि उसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो। मतलब फर्स्ट रो ये वाली, फर्स्ट कॉलम ये वाला, इसको डिलीट कर दिया और हमारे पास जो मैट्रिक्स बची, मैट्रिक्स क्या बची, सिर्फ एक ही एलिमेंट की मैट्रिक्स बनी 4। अगर ये एक ही एलिमेंट की मैट्रिक्स बनी तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, 4 ही होगा। तो मतलब माइनर ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 4। और माइनर को हम कैसे डिनोट करते हैं कि ए आई जे एलिमेंट का माइनर कैसे डिनोट करेंगे, एम आई जे से, कैपिटल एम आई जे, ये डिनोट करता है माइनर को। एंड इसमें केस में M11 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने 2 का निकालना है तो 2 क्या हो जाएगा, M12 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को कैंसिल कर दो एंड सेकंड कॉलम को कैंसिल कर दो तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, 3। ऐसे ही हम सारे एलिमेंट्स का अलग अलग माइनर निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर क्या होता है, -1 रेज़ टू पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ ए आई जे। जैसे हमने ये मैट्रिक्स चूज की थी, ठीक है, ए, तो इसमें जो इसका ए आई जे का कोफैक्टर होगा, मान लो 1 का कोफैक्टर निकालना है तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 1 की एंट्री को कैसे लिखते हैं हम, A11, तो इसका i क्या होगा 1 और जे भी क्या होगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 M11। अब M11 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो को डिलीट किया, फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, रह के गया हमारे पास 5। तो क्या आ जाएगा, -1 रेज़ टू पावर 2, M11 की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। और कोफैक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, Cij फॉर द एलिमेंट Aij। तो C11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। एंड सिमिलरली अगर हमने 4 की निकालनी है तो 4 के केस में i क्या हो जाएगा 1, j क्या हो जाएगा 2, तो हमारे पास इसके कोफैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, हमारे पास 1 by 1 मैट्रिक्स क्या बनी, 3, और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 3। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास
multiply by m12 and this is equals to -3। डन। और ये हो गई हमारा कोफैक्टर। तो अब हमने देख लिया कि माइनर एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं। तो अब हम देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए डी जे। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स किससे डिनोट होता है? ए डी जे। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, या फिर ए डी जे ऑफ ए। ये क्या होता है? मैट्रिक्स सी आई जे का ट्रांसपोज। और सी आई जे क्या होते हैं? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर ऑफ ए आई जे मीन्स a matrix obtained by the transpose of the matrix of cofactors। जैसे अगर हमने 1 2 3 4 इसका एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे कि C11 क्या होगा? -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। C12 क्या होगा? -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू -3। C21 क्या होगा? -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -2। एंड C22 क्या होगा? -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 इंटू 4 इंटू 1। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, सिर्फ रह गया 1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। ठीक है, अब आगे हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स वी आर गोइंग टू राइट ओवर दिस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C11 एंट्री 4, C12 -3, C21 -2 एंड C22 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 4 -3 -2 1। ओके, सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले उसके माइनर्स का पता होना चाहिए, फिर माइनर्स से कोफैक्टर्स निकालने आने चाहिए। कोफैक्टर्स क्या होते हैं कि उसको सिर्फ i + j से मल्टीप्लाई कर दो। और इनको देखने का एक शॉर्टकट वे ये भी है, अगर आप भूल जाओ कि कैसे करने होते हैं या क्या करना होता है, तो अगर मैं ये एंट्रीज को ऐसे मार्क कर दूं 4x4 की मैट्रिक्स से, ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होगी? फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? पॉजिटिव। सेकंड क्या होगा? नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। एंड यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब कि ऑल्टरनेटिवली सारी की सारी मैट्रिक्स में नेगेटिव पॉजिटिव सेट हो जाएंगे। ओके, तो ये था हमारे पास एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। अब मैंने पहले भी बता दिया था कि ट्रेस होती क्या है, लेकिन अब हम उस ट्रेस को जो है वो हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करके वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्रेस को हम नोटेशन क्या होती है? TR ऑफ A, इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ A। और ट्रेस मैंने बता ही दिया था कि वो होती है सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। अगर मेरे पास मैट्रिक्स ये है तो इसकी ट्रेस क्या होगी? 1 + 4 इज इक्वल्स टू 5। सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अब ट्रेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं कि अगर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के ए निकालनी है तो के को बाहर ले लो और ट्रेस ऑफ ए निकाल लो। अब ये देखो ये कैसे हुआ? के ए क्या हो जाएगा अगर मैं सारी की सारी एंट्रीज को के से मल्टीप्लाई कर दूंगी? ठीक है, ये हो जाएगा के ए। अब इसकी ट्रेस क्या हो जाएगी? के ए की ट्रेस क्या हो जाएगी? के ए 1 1 प्लस के ए 2 2। ठीक है, के को मैं बाहर निकाल लेती हूँ। A 1 1 प्लस A
A22, ठीक है। तो ये A11 A22 किसकी वैल्यू है? ट्रेस ऑफ A की। तो ट्रेस ऑफ के A किसके बराबर आ गया? K इंटू ट्रेस ऑफ A। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ट्रेस ऑफ A प्लस माइनस B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A ट्रेस ऑफ B। ये क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब कि जो ट्रेस है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। ये कैसे होती है कि अगर हमारे पास A मैट्रिक्स है Aij ऑफ M क्रॉस N एंड B क्या है? आपको पता ही है कि ट्रेस जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है, तो M क्रॉस M ही ले सकती हूं मैं। तो B क्या हो गया? Bij M क्रॉस N M, ठीक है। तो A प्लस B क्या हो जाएगा? Aij प्लस Bij M क्रॉस M मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रेस क्या होती है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम ऑफ डायगोनल, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? जब I इज इक्वल टू J होगा तो वो सारे क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। तो उसका सम Aii प्लस Bii, ये हो गया सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि समेशन जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, तो इसको हम कर देंगे I इक्वल टू 1 to n Bii, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A एंड ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स B। तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B। यही हमारी प्रॉपर्टी थी। अगर हम इसमें सारे एलिमेंट, सारे में माइनस साइन इंक्लूड कर दे तो ये माइनस हो जाएगा और ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रेस ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए। ये होता है, लेकिन वो चीज जो है वो ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी नहीं हो सकती। ओके, तो इसमें इसको प्रूव करने के लिए मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेती हूं कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स है -1 2 1 3, ठीक है। और A B क्या आ जाएगा फिर इसमें हमारे पास? -1 + 2 1, 2 + 6 8, -3 + 4 1, 3 2 6 + 12 18, ठीक है। तो इसकी ट्रेस ऑफ ए बी कितनी आ गई? 1 + 18 = 19, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी ए की वैल्यू। बी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 + 6 5, -2 + 8 क्या आ जाएगी? 6। नेक्स्ट 1 + 9 10 एंड 2 + 12 14। तो इसकी ट्रेस कितनी आ जाएगी? बी ए की 5 + 14 = 19। तो मतलब ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर आ गई, लेकिन ट्रेस ऑफ ए किसके बराबर थी? 1 + 4 5 के बराबर थी। ट्रेस ऑफ बी किसके बराबर थी? -1 + 3 = 2 के बराबर। तो ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी कितनी थी? 10, ठीक है। तो मतलब कि 19 is not equal to 10, means trace of AB is equals to trace of BA but not equals to trace of A and trace of B. This is the proof of this property, or you can say we have provided a counter example to prove this property. Okay, and now the next property is trace of A transpose is equals to trace of A. अब now अब इसको देखने के लिए आप डायरेक्टली एक डेफिनेशन यूज कर सकते हो कि ट्रेस क्या होगी? ए की AII, समेशन ऑफ AII एलिमेंट्स। नाउ ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज, एंड अब हमें पता है कि ट्रांसपोज लेने पे जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमेशा सेम ही रहती हैं।
कि ए आई आई इज इक्वल्स टू ए आई आई ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज वहीं के वहीं रहती हैं ट्रांसपोज लेने में। जैसे मान लो मैं ले लेती हूँ 3 4, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये डायगोनल एंट्रीज हमेशा सेम पोजीशन पे सेम ही रही, तो मतलब ए ट्रांसपोज की डायगोनल एंट्रीज का सम भी क्या हो जाएगा ए आई आई। तो मतलब ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इफ दिस इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। मतलब कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1। अगर 3 मैट्रिक्स है तो डायगोनल एंट्रीज क्या होंगे 1 2 1 1 1। अगर 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स 1, 5 टाइम्स है तो 5 टाइम्स 1। यहाँ पे ऑर्डर क्या था आई एन, तो मतलब कि यहाँ पे हमारे पास ट्रेस क्या होगी आई एन की 1 + 1 + 1 प्लस so on up to 1 and these are getting added up to n times. So ये हमारे पास क्या आ गई n। तो ट्रेस ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज n if order of matrix is n by n. Okay, and now next property is trace of A is equals to trace of C A C inverse. अब ये इनवर्स हम बाद में पढ़ेंगे कि इनवर्स होता क्या है। एक बार आपको अगर समझना है तो इनवर्स क्या समझ लो कि एक मैट्रिक्स जैसे हमारे पास होता है एक्स इनवर्स पोलिनोमियल्स के केस में एक्स इनवर्स क्या होता है कि अगर हम उसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही अगर हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लो ट्रेस ऑफ सी ए सी इनवर्स। अब हमें पता है कि ट्रेस ऑफ ए बी किसके बराबर होगी ट्रेस ऑफ बी ए के। तो अगर हम इसमें बी को क्या मान ले ए सी इनवर्स मान ले और ए को क्या मान ले सी मान ले। ठीक है, तो हमारे पास ये किसके बराबर आ सकता है ट्रांसपोज ऑफ ए सी इनवर्स इंटू सी। अब सी इनवर्स इंटू सी क्या होता है आइडेंटिटी होगी। अब हमें पता है कि आई को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आता क्या है वही मैट्रिक्स आती है। तो ये क्या हो जाएगी ट्रेस ऑफ ए, हेंस प्रूफ्ड। अब ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। एंड नाउ हम जो बात कर रहे हैं कभी माइनर्स में भी की बात की डिटर्मिनेंट निकालना होगा हमें, और कोफैक्टर्स में भी की कि माइनर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो। ठीक है, तो उस केस में हम ये डिटर्मिनेंट निकाले कैसे। वहां पे तो हमारे पास क्या थी एक ही एलिमेंट थी मैट्रिक्स में कि सिर्फ 1 by 1 की मैट्रिक्स ही थी, तो हमारे पास सिर्फ ए आ गया था। ठीक है, तो अगर हमारे पास सपोज ये वाली मैट्रिक्स आ जाए, इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि डिटर्मिनेंट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोफैक्टर्स। अगर मैं इस मैथमेटिकल टर्म को इक्वेशन में लिखूं तो क्या हो जाएगा कि अगर ए मैट्रिक्स ए बी सी डी है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा कि अगर मैं कोई भी एक रो ले लूं, मान लो कि मैंने ये वाली फर्स्ट रो ले ली। ठीक है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या है ए बी। अब इसका क्या करना है ऐड करना है। किसके साथ करना है प्रोडक्ट ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम विद देयर कोफैक्टर्स। तो इन दोनों एलिमेंट्स को इनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है
और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। ए का कोफैक्टर क्या होगा डी, और बी का कोफैक्टर क्या होगा माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा प्लस और यहाँ पे क्या होगा माइनस। तो इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय दीज ब्रैकेट्स, मॉड्यूलस ब्रैकेट्स, ठीक है। और अगर आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करना है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि 2x2 मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दो माइनस ये वाली एंट्रीज ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, एंड दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। Notation of the determinant is this, and determinant is equals to a sum of entries with the cofactors। मतलब a11 का कोफैक्टर c11 प्लस a21 प्लस c21 प्लस a31 C31, A41, C41 एंड so on अप टू AN1, CN1, ठीक है। या तो किसी भी एक रो का उठा लो या एक कॉलम का उठा लो। जैसे अगर मैंने इसको ओपन किया I इज इक्वल टू 2 के लिए, तो ये क्या होगा A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23 एंड so on अप टू A2n C2n, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने इसको ओपन किया फॉर j इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32 एंड so on अप टू AN2 CN2। दिस इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। एंड सभी केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू बिल्कुल सेम आ जाएगी, ये आप खुद अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। अब ये थी हमने छोटी मैट्रिक्स ली थी, अब ये तो हमने की थी 2x2 मैट्रिक्स का। अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं किसी बड़ी मैट्रिक्स के लिए, मान लो 3x3। मेनली आप लोग जो वर्क करोगे वो 3x3 मैट्रिक्स के साथ ही करोगे, तो हम यहाँ पे एक 3x3 मैट्रिक्स पिक करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अब हमें पता है कि सबसे पहले एंट्रीज और उसके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी पहले तो एक रो चूज कर लो, ठीक है। मान लो मैंने फर्स्ट रो चूज कर ली, ठीक है। तो फर्स्ट रो को चूज करने का मतलब क्या है कि 1 इंटू C11 प्लस 2 इंटू C12 प्लस 3 इंटू C13, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब हमने पुट करनी है C11 की वैल्यू। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा। तो C11 किसके बराबर होगा, पॉजिटिव M11 के। फिर ये क्या होगा, नेगेटिव M12 के। फिर ये आगे क्या होगा, पॉजिटिव M13 के, ठीक है। अब यहां तक सॉर्ट आउट हो गया। अब यहाँ पे आगे हमको पता था कि M11 क्या होगा। M11 क्या होता है कि ये वाली बड़ी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो डिलीट कर दो, ये वाली रो डिलीट कर दी, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, मतलब ये वाला कॉलम डिलीट कर दिया। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। -2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो डिलीट की एंड सेकेंड कॉलम डिलीट किया, तो हमारे पास क्या बन गया 4161 प्लस 3 इंटू फर्स्ट रो डिलीट की। अब M13 निकालनी है, तो M13 के लिए फर्स्ट रो डिलीट की
थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया, तो थर्ड कॉलम डिलीट करने के बाद क्या बचा 4152, 4152, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक सेटअप, क्या हो गया डिटर्मिनेंट का। अब हमने इसको आगे और सिंप्लीफाई करना है। आगे और सिंप्लीफाई करने के लिए अब ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स बच गई, और 2x2 मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। इस एलिमेंट को इसके साथ माइनस दिस, तो मतलब 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2 4 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 2 माइनस 5, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व करके क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 12 माइनस 7 माइनस 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू 8 माइनस 5 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस 4 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -7 प्लस 4 प्लस 9, 9 प्लस 4 13 माइनस 7 6, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 6। ये है हमारा डिटर्मिनेंट निकालने का फाइनल स्टेप। ये अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि इतना टाइम हमारे पास पेपर में कैसे होगा, लेकिन अगर आप इसी तरह के 5-6 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे तो आपको वही इजी लगने लग जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है, इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास डिटर्मिनेंट से ही जुड़ी है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 होगा। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन 0 है तो वो क्या होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आप पूछोगे कि एक नॉन 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है? यस, इट्स पॉसिबल। मान लो मेरे पास यही मैट्रिक्स है, ये क्लियरली नॉन 0 मैट्रिक्स है, क्योंकि 0 मैट्रिक्स में तो सारी एंट्री 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एंट्री नॉन 0 है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री अगर मैं इसको लिखूंगी तो इसको क्या लिखूंगी 0 इंटू C11 प्लस 0 इंटू C12 प्लस 1 इंटू C13, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा सिर्फ C13। C13 कैसे निकालेंगे हम M13 करके। M13 कैसे निकलेगा 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। ओके, तो ये है हमारे पास एक तरह से सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब हमारे पास आगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज निकालने के लिए अब हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि डिटर्मिनेंट जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। क्यों? क्योंकि जो डिटर्मिनेंट चाहे आयत रो के अकॉर्डिंग करो चाहे जे कॉलम के अकॉर्डिंग करो तो उसकी वैल्यू सेम आती है, ठीक है। अब ट्रांसपोज के केस में क्या हो जाएगा, वो जो अगर हमने ए की हमने रो के अकॉर्डिंग देखी तो ट्रांसपोज के केस में वो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग हो जाएगी, तो वो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। मतलब कि हमें क्या मिला कि ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज भी बराबर होती है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज के सारी चीजें बराबर होती हैं। नेक्स्ट जो केस है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब हमने ट्रेस के केस में क्या पढ़ा था कि ट्रेस ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ बी, बट डिटर्मिनेंट के केस में ये चीज नहीं होती। डिटर्मिनेंट के केस में क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। अब ट्रेस के केस में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रेस के केस में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी,
तो लेकिन इस केस में ये नहीं होता। डिटर्मिनेंट के केस में जो डिटर्मिनेंट ऑफ सम ऑफ मैट्रिसेस है वो नॉट इक्वल टू होता है सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, अब ये देखो, ये वाली प्रॉपर्टी इसी प्रॉपर्टी का थोड़ा सा आगे मॉडिफाइड वर्जन है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का पावर निकालना चाहते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालो एंड देन उसका पावर ले लो। क्यों? क्योंकि अगर हमने ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम उसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू स्क्वायर। अब हम अगर इसी प्रॉपर्टी को आगे इलेबोरेट करेंगे फॉर एन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस तो ये क्या आ जाएगी, ए रेज टू पावर एन का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है स्केलर मल्टीपल के केस में। हमने ट्रेस के केस में किया था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीपल का ट्रेस लेना चाहते हैं तो के एज इट इज बाहर आ जाएगी और हम ट्रेस ऑफ ए निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमने किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसकी nth पावर बाहर निकलेगी, ए के की nth पावर बाहर निकलेगी डिटर्मिनेंट से। और ये nth ही क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पे ए का ऑर्डर n था। मान लो अगर मेरे पास मैट्रिक्स है 2 4 6 8 तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स लिख सकती हूँ। तो अगर मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्या है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो 2 का स्क्वायर बाहर निकालूंगी और फिर इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू -8। अगर मैं इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालती हूँ तो क्या आता है, 16 माइनस 24 इज इक्वल्स टू -8। सो ये डिटर्मिनेंट्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीपल है तो स्केलर मल्टीपल की nth पावर बाहर आएगी। ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है। इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो पेपर में ये ध्यान में रखना है कि उसकी nth पावर को बाहर में लेके आना है, वो सिर्फ बाहर नहीं आएगा। क्योंकि मैट्रिक्स के केस में ये होता है कि के ए इज इक्वल्स टू सारी की सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में के ए जो होगा वो क्या होगा, के रेज टू पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, एंड अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, +-1। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखो, ए डेफिनेशन क्या कहती है कि ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, अब हमने मान लो ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई के। ठीक है, यहां पे दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया हमने दोनों मैट्रिक्स का। अब डिटर्मिनेंट ऑफ आई हमें पता है क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ y 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ y इज 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू +-1, हैंस प्रूव्ड। अब ये मैं शायद आपको बताना भूल गई, लेकिन I इज इक्वल टू अगर हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ, अगर कोई भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आती है, डायगोनल मैट्रिक्स किस जहां पे सारी की सारी एलिमेंट 0 हो सिर्फ डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस A n by n। ठीक है,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में n बाय n मैट्रिक्स के केस में हमारा डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 होगा, और जो अगर उसका ऑर्डर इवन है मैट्रिक्स का तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ पे ऐसे नहीं है कि कोई फिक्स्ड है कि किसी एलिमेंट का ही नंबर है कि फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट। ए स्क्वायर होता है कि कोई भी ऐसे क्वांटिटी आएगी जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 1 आ सकती है, 4 आ सकती है, 9 आ सकती है, 16 आ सकती है, लेकिन 15 नहीं होगी। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आएगी या फिर 0 आएगी। जैसे कि मान लो मेरे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 0 -1 1 0, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और इसका ऑर्डर क्या है 2/2, 2 क्या है इवन, तो मतलब ये क्या है इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0 × 0 -1 × -1 तो ये क्या हो गया 1, और 1 जो है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, सो ये क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब यही मैं अगर एक ओड का केस ले लूं कि 0 -1 2 1 -2 0 0 0 0, अगर मैं ये वाली मैट्रिक्स ले लूं, ठीक है, ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको मैं सेकेंड रो के अकॉर्डिंग ओपन कर लेती हूँ। सेकेंड रो के अकॉर्डिंग करने के लिए क्या हो जाएगा 1 × -1 2 0 0 and this will be equal to 1 × 0 - 0 and this is equals to 0। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में अगर मैट्रिक्स ओड है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, और अगर इवन है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब अगर आपको कोई भी डिटर्मिनेंट निकालने का क्वेश्चन आ जाए, मान लो उसमें बोला हो कि ये वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेके आओ, पहले अगर आपको दिख रहा है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो। अगर आपको ऑर्डर दिख रहा है कि वो ओड है तो सीधा ही 0 लगा दो। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि वो इवन है तो ऑप्शंस में से कोई भी ऐसा नंबर सर्च करो जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको टिक कर दो, अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन है परफेक्ट स्क्वायर की। और मेनली हर किसी क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, आपका टाइम बचाने के लिए, कि अगर इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है और परफेक्ट स्क्वायर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन होगी परफेक्ट स्क्वायर की, बाकी सारी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। तो वो परफेक्ट स्क्वायर वाली ऑप्शन झट से क्लिक कर दो, हमें कुछ जानने की या ध्यान देने की कोशिश नहीं करनी है। अब हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल मैट्रिक्स के केस में। अभी मैं बता के चुकी हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स के केस में जो प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए। यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज आएंगी, जैसे अगर मेरे पास मैट्रिक्स है 2 0 0 0 3 0 0 0 4, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 2 × 3 × 4 इज इक्वल्स टू 24। ओके, और ये आप प्रूफ करने के लिए कैसे कह सकती हो कि सबसे पहले फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर मैंने ओपन कर रही हूं तो क्या आ जाएगा 2 × डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 3 0 0 4। ओके, तो 2 × डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स मीन्स 2 × 3 × डिटर्मिनेंट ऑफ 4, मतलब कि 2 × 3 × 4 इज इक्वल्स टू 3 × 6 20। डन। तो अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स में सारी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल हैव द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट।